I started off from academia. I worked with LUMS as a research associate in finance. अगर आप बाहर की दुनिया में देखो तो जो डेवलपमेंट्स होती हैं ज़्यादातर वो यूनिवर्सिटी से होती हैं. अफ्रीका में एक अच्छी चीज़ ये है कि 8th क्लास जो है ना वो काफ़ी लोगों ने पढ़ी हुई होती है. अंग्रेज़ी पढ़ लेते हैं और बोल लेते हैं, लिख लेते हैं. कैश हमारा बहुत बड़ा एक दुश्मन है यहाँ. बट अगर आप स्टैंड लोन बेसिस पे जेएस बैंक को देखें तो हमारी 300-350 ब्रांचेज हैं, जबकि बड़े बैंकों की 1500 ब्रांचेस होती हैं. अब जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारा रिटेल में वही वाला चक्कर है कि बैंक्स आर शाई अवे ऑफ टेकिंग रिस्क्स. जितना भी कस्टमर है, 80% ऑफ द कस्टमर्स नाउ बेसिकली यूज डिजिटल चैनल्स. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very special guest today. Atif Salim Malik is the Chief Operating Officer of JS Bank. Sir, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया. Assalamualaikum. Thank you. अच्छा, sir, let's start with your journey and then we'll get into banking and everything else जो पाकिस्तान में आजकल हो रहा है. आप कितने अरसे से चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और आपको इस लैंडस्केप के बारे में क्या ख्यालात हैं? अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इससे पहले का भी अगर बता दूं. प्लीज. आई एम नॉट अ करियर बैंकर. अच्छा. तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का बैंकर हूँ. सो आई स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम एकेडेमिया. आई वर्क विद LUMS एज अ रिसर्च एसोसिएट इन फाइनेंस. आइडिया वाज टू डू PhD, बट समहाउ मैं इतना पढ़ने लिखने के काबिल शायद था नहीं, तो PhD तो कर नहीं सके. So then there was an organization called SMEDA, SME Development Authority, that started off from LUMS. So I was a part of the core team which basically developed the concept. So I was also the first employee of SMEDA. So I worked there. So it was, first 7-8 years of my career were academia, research, to publish bhi ki research. Then I joined banking in 2003, there was a bank called Union Bank which was later on acquired by Standard Chartered. सही. तो बैंकिंग वहाँ से शुरू की. उसके बाद आई वर्कड इन वेरियस मार्केट्स. आई वर्कड इन सऊदी, वर्कड विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड एज वेल. उसके बाद आई वेंट टू माइक्रो फाइनेंस. आई वाज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फॉर फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक, जो कि अब जिसका नाम HPL माइक्रो फाइनेंस है. देन आई वर्कड इन केनिया हेडिंग अ माइक्रो फाइनेंस बैंक देयर. आई हैव आल्सो वर्कड इन ज़ाम्बिया. Then I came back to Pakistan and now I'm with JS Bank. I started off as head of products and marketing. Then was elevated as retail banking head and now chief operating officer. Academia से आपने start किया. How much of a disconnect is there between academia and the market in Pakistan? Because लोग ये अक्सर कहते हैं, but there's very few people who have practical experience in both. एक disconnect है between what is being studied and researched and what is happening in the market. अच्छा, LUMS थोड़ा सा जो है इट्स अ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन बिकॉज LUMS का जो सारा व्हेन आई वाज वर्किंग विद LUMS उसमें प्राइमरली MBA प्रोग्राम होता था उस वक्त. MBA प्रोग्राम, और उन्होंने बड़ा रिसेंटली उसी वक्त, मैं 95-96 की बात कर रहा हूँ, रिसेंटली उन्होंने अंडरग्रेड शुरू किए थे कंप्यूटर साइंस और इकॉन के. तो MBA प्रोग्राम वाज बेस्ड ऑन केस मेथड. So which was very much integrated with the industry, कि वो इंडस्ट्री के ही केसेस होते थे जो वहाँ पे MBA प्रोग्राम को पढ़ाते थे. और उसी पे डिस्कशन होती थी. उसमें थेरी कम होती थी और वो ज़्यादा होता था. सो बेसिकली वो तो बड़ा कनेक्टेड था. बट आपकी बात सही है, जो टेक्निकल साइड पे चीज़ें हैं जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल रिसर्च के जो वो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका डिस्कनेक्ट काफ़ी ज़्यादा है इंडस्ट्री से. अगर आप बाहर की दुनिया में देखो तो जो डेवलपमेंट्स होती हैं ज़्यादातर वो यूनिवर्सिटी से होती हैं. बिल्कुल. और वो बड़ा इंटीग्रेटेड होते हैं इंडस्ट्री के साथ. फार्मास्यूटिकल ले लो या इवन इंजीनियरिंग की ले लो. हमारे यहाँ पे वो गैप डिस्कनेक्ट है. बट फाइनेंशियल सेक्टर में कम है वो वाला डिस्कनेक्ट. बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर का जो एक, मुझे तो एकेडमिक बैकग्राउंड हैज़ हेल्प मी अ लॉट. बिकॉज टू इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं. एक तो ये है कि आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं बैंकिंग, वो काफ़ी मोनोटोनस हो सकता है. बट ओवर आर्चिंग व्यू लेने के लिए किसी भी चीज़ का यू हैव टू जिसको कहते हैं ना हेलीकॉप्टर व्यू 30,000 फीट, तो उसमें आपको बहुत सी और चीज़ों का पता होना चाहिए विच इज़ लाइक वेरी एकेडमिक थिंग्स, कि मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स, ये वो सारा कुछ कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है. सो उसमें एकेडमिक बैकग्राउंड हेल्प्स लॉट. सो एकेडेमिया का एक्सपोजर काफ़ी हेल्प करता है उसमें. बिल्कुल. एंड
वही वाली बात आ जाती है ना, एकेडेमिया के डिस्कनेक्ट के साथ एक और बात शायद ये आती है कि हमें लगता है एटलीस्ट द यंगर पॉपुलेशन को, जो हमारी कोई भी सर्विस है, सो बैंकिंग कैन बी वन ऑफ देम, थैंक यू। बट जनरली जी हम बहुत पीछे हैं बाकी दुनिया से और हम इतने एडवांस नहीं हैं. आई थिंक दिस इज पार्शली टू डू विथ द नेगेटिव sort of mindset that Pakistan's had for the last few years. लेकिन आपने अभी बात की अफ्रीकन कंट्रीज़ की, केन्या फॉर एग्जांपल, डिफरेंट जगह आपने काम किया है. What's Pakistan's banking sector like if I was to compare it to other countries abroad? अच्छा, पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर इज आई वुड से प्रीटी एडवांस. ऐसे नहीं है कि हम दुनिया से बहुत पीछे हैं. एज फार एज प्रोडक्ट्स आर कंसर्न, सर्विसेज आर कंसर्न, हम लोग काफ़ी एडवांस हैं. हमारा इशू दूसरा है, दैट्स बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन. क्योंकि यहाँ पे इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत बड़ी है एंड पीपल वुड लाइक टू स्टे इनफॉर्मल. कि वो टैक्स का फेयर ऑफ टैक्समैन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है. और दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है एजुकेशन का. अफ्रीका में मैंने काम किया. अफ्रीका में एक अच्छी चीज़ ये है कि 8th क्लास जो है ना वो काफ़ी लोगों ने पढ़ी हुई होती है, मिडिल जिसको कहते हैं, और अंग्रेज़ी पढ़ लेते हैं और बोल लेते हैं, लिख लेते हैं. सो उनकी वो स्ट्रेंथ है. अगर आपको ये जो आप अब इजी पैसा और ये देखते हैं, दे स्टार्टेड ऑफ इन केनिया इन 2008-9. अच्छा. तो ये वहाँ से शुरू हुआ था और उस वक्त स्मार्टफोन्स भी नहीं होते थे, एनालॉग फ़ोन्स के ऊपर होता था. सो वहाँ पे तो ये बड़ी जल्दी रैपिडली लोगों ने अडॉप्ट कर लिया. तो हम लोगों का इशू वही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन. और उसमें भी एक एलिमेंट वो है कि हमने फॉर्मल इकोनॉमी में आना नहीं है. कैश हमारा बहुत बड़ा एक दुश्मन है. यहाँ पे अभी भी जो है 30% आपकी जो ब्रॉड मनी सप्लाई होती है ना, जिसको कहते हैं M2, वो कैश है. सो पीपल वुड लाइक टू होल्ड ऑन टू कैश. सो जैसे जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगी, ये 2010-15 में 11% होती थी कि लोगों के बैंक अकाउंट सिर्फ 11% के थे. नाउ इट्स ओवर 60%, विच इज़ अ गुड थिंग. और ये काफ़ी फ़ायदा वो तेज़ी से हुआ है जब से ये वॉलेट्स वगैरह शुरू हुए, मोबाइल वॉलेट्स. और ये जो वही मैं समझना भी चाह रहा था, JS बैंक इज अक्सर बोला जाता है बड़ी प्रोग्रेसिव सी बैंक है, बड़ी न्यू एज बैंक है. ये मैंने भी सुना हुआ है, लेकिन कैन यू टेल मी व्हाट मेक्स इट अ न्यू एज बैंक, व्हाट मेक्स इट प्रोग्रेसिव? अच्छा, हमारा देखें, वी नॉट अ वेरी बिग बैंक. अब तो हमने रिसेंटली खैर बैंक इस्लामी को एक्वायर कर लिया. सो दैट्स बेसिकली मेक्स अस 1000 ब्रांच बैंक. बट अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे, बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज़, सेपरेटली रन होती हैं. बट अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे JS बैंक को देखें तो हमारी 300-325 ब्रांचेज़ हैं, जबकि बड़े बैंकों की 1500 ब्रांचेज़ होती हैं. तो आपने अपनी एक नीश बनानी होती है ना. व्हेन यू आर अ मिड साइज प्लेयर, तो आपके पास वो वाली चीज़ें नहीं होती, वो बेनिफिट्स नहीं होते जो इनहेरेंट बेनिफिट्स होते हैं बड़े बैंक्स के. सो यू हैव टू बी वेरी एजाइल. और आप कम्पीट ही नहीं कर सकते उस मार्केट में कि आप अगर इनोवेटिव नहीं होंगे. सो आपने अपनी जगह बनानी होती है ना. वो छोटा बच्चा नहीं होता जो सबसे छोटा होता है फैमिली में, वो बड़े जो हैं वो ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, तो ज़्यादा बड़ी क्लासेस में होते हैं, तो वो उनको एवरीबडी लुक्स अप टू देम कि यार ये तो ये कर रहा है और ये कर रहा है. अब छोटा बच्चा जो होता है उसको अपनी एक जगह बनानी होती है फैमिली में. सो उसको एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है उसके लिए. सो दैट इज़ व्हाट वी डिड. सो वी बेसिकली आर इनटू कन्वेंशनल साइड ऑफ बैंकिंग. और वी बेसिकली रोल्ड आउट आर वॉलेट भी है हमारा, जिसको हम पूरा हमने एक सेपरेट आर्म के तौर पे, ज़िंदगी के तौर पे किया हुआ है. We do a whole suite of banking products for consumer, be it credit cards, be it mortgages, be it personal loans, auto loans. We basically are into SMEs. SME में हमारा तो overall बहुत ज़्यादा presence है. We are probably the only bank which has got 17% exposure in terms of its overall asset book to SMEs. फिर कॉर्पोरेट साइड पे भी है, हम इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं. सो हमें वो होना पड़ता है कम्पीट करने के लिए मार्केट में. एनी मिड साइज बैंक वुड हैव टू बी वेरी एजाइल एंड ऑलवेज ऑन इट्स फीट टू कम्पीट इन द मार्केट इफेक्टिवली. आपने भी SMEs की बात की, जो आपकी करियर भी शुरू हुई थी लम्स के बाद, जो आपने कह रहे थे इस मीडिया में. आपने SMEs के साथ बहुत ज़्यादा काम भी किया हुआ है. आपने भी बात की कि JS बैंक भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है SMEs के साथ. पहले तो वॉक मी थ्रू व्हाट दैट मींस. यू मेंशन्ड क्रेडिट बुक, व्हाट वाज द बुक? अच्छा, क्रेडिट बुक वो है जो आप प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट देते हैं, लोन देते हैं. ठीक है. मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स दे प्रेफर डूइंग दैट काइंड ऑफ बिजनेस विद बिगर कंपनीज, जो कि कॉर्पोरेट एंटिटीज़ होती हैं, जिनके टर्नओवर्स होते हैं 20 अरब, 25 अरब,
एसएमईज छोटे लेवल की एंटिटीज़ होती हैं जिनके टर्नओवर्स से 800 मिलियन बिलियन रुपए का, इसकी एक स्टेट बैंक की डेफिनेशन भी है आई थिंक, बट देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग इनटू दैट। मैं आपको एक बड़ा एक ब्रॉड लेवल पे। लेमैन्स उसमें बिल्कुल। बताना चाह रहा हूँ। और उसमें जनरली एक्सपोजर्स जो हैं 200-250-300 मिलियन के होते हैं, लोन्स जो दिए हुए होते हैं। छोटे लोन्स उसमें 8-10 मिलियन तक के भी होते हैं जो स्मॉल सेगमेंट को दिए जाते हैं। अब इसमें बैंकों में एक बड़ा एक जो है ना, देखें हर चीज़ का कॉस्ट बेनिफिट करते हैं बैंक्स। बैंक्स ये देखते हैं कि नंबर ऑफ लोन्स जो हैं, जिसको कहते हैं बैंकिंग की ज़बान में ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मैं अगर आप एसएमई हैं तो आपको असेस करने की मेरी जो एफर्ट है वो उतनी ही है जितनी, शायद उससे ज़्यादा है, क्योंकि वो इनफॉर्मल नेचर है, उधर मैंने ज़्यादा मेहनत करनी है उसके कैश फ्लो असेस करने के लिए और सारी चीज़ करने के लिए, जो कि कॉर्पोरेट के मुकाबले में ज़्यादा है। कॉर्पोरेट क्योंकि डॉक्यूमेंटेड होती है, उसकी बैलेंस शीट भी मिलेगी आपको, फाइनेंशियल्स भी मिलेंगे, हर किस्म के डिस्क्लोजर्स भी मिलेंगे। सो आई थिंक वो एक फ़र्क होता है जिसकी वजह से बैंक्स आर शाय ऑफ enhancing their exposure in SMEs. सो ये एफर्ट ज़्यादा डालनी पड़ती है। मैंने जैसे बताया, अच्छा एफर्ट ज़्यादा डालने के बाद होता ये कि स्प्रेड्स वहाँ पे ज़्यादा होते हैं एसएमई में। स्प्रेड का क्या स्प्रेड का मतलब? मतलब है कि जो आपकी अर्निंग है, आपका प्रॉफिट वहाँ पे एसएमई को लेंड करने में ज़्यादा होता है, बट रिस्क भी ज़्यादा होता है। रिस्क रिवॉर्ड की थ्योरी है ना, जितना आप रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा रिवॉर्ड होता है। सही। सो टू अवॉइड दैट रिस्क बैंक्स जनरली शाई अवे फ्रॉम एसएमईज। सो ये एक फ़र्क है। हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने जैसे बताया, लेकिन जो बड़ी एक डिफरेंस होता है बड़े बैंक में और मिड साइज बैंक में, बड़े बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड कम होती है, उसको पैसा सस्ता मिलता है बिकॉज ऑफ देयर इनहेरेंट एडवांटेज ऑफ अ वेरी बिग नेटवर्क। लेगेसी अकाउंट्स होते हैं जो पड़े हुए होते हैं, सो उनकी कॉस्ट ऑफ फंड बहुत कम होती है। सो वो कॉर्पोरेट को लैंड करके भी अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। हम जैसे बैंकों को, जो मिड साइज बैंक हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ फंड थोड़ी सी ज़्यादा होती है इन बड़े बैंकों से। सो हमारे स्प्रेड्स जब तक हम मेंटेन नहीं करेंगे, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बनती। बिल्कुल। सो ये फ़र्क है। और अगर एसएमईज की मैं बात करूं तो हाउ डू यू असेस, लेट्स से एक एसएमई है जो अ लॉट ऑफ इट्स वर्क इज डन इन कैश या इस तरह की चीज़ें, आप उसको असेस कैसे कर सकते हैं? मतलब आपको कैसे पता कि लिजिटिमेसी इसकी क्या है, ये क्या चीज़ें हैं? मिसाल के तौर पे आई हैव एन एसएमई और मैं आपके पास लोन लेने आता हूँ, आप मुझे कैसे असेस करेंगे? अच्छा, इसके देखें 2-3 तरीके करने पड़ते हैं। बैंकिंग सेक्टर में ओवर द ईयर्स को इनकम प्रॉक्सीज़ बड़ी डेवलप की गई हैं। इनकम प्रॉक्सीज का क्या मतलब? इनकम प्रॉक्सीज़ का मतलब है कि जैसे मैंने बताया, कॉर्पोरेट एंटिटी जो होगी उसके तो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स बड़े अच्छे होते हैं ना, वो तो आपको कागज़ों में मिल जाती है, ऑडिटेड फाइनेंशियल्स भी मिल जाते हैं। अच्छा, एसएमई वाला अक्सर खाते मेंटेन कर रहा होता है, सो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर उतना अच्छा नहीं होता, तो उनको आपको डिफरेंट तरीके से असेस करना होता है। मैं मिसाल देता हूँ। जैसे एक तरीके से तो ये है कि हम लोग कन्वेंशनल उसमें विजिट्स भी करते हैं, फिर उनके वो देखते हैं कैश फ्लोज क्या हैं, कोई उनकी बैंक स्टेटमेंट से देख के असेस करते हैं कि इनकी कितना कैश फ्लो है और कितनी इनकम बनती है और क्या ये सर्विस कर सकते हैं, इनकी क्या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। ये एक तरीका है। दूसरी तरीके ये होते हैं कि आप, क्योंकि अब डिजिटल दौर है, सो अगर आप, हमने जैसे कुछ थोड़ा अरसा पहले डिजिटली लोन देने शुरू किए एसएमईज़ को। वो कैसे किए? क्योंकि हमने देखा कि यार हमारे पास बहुत से एसएमईज़ हैं जो अपना बिज़नेसेस हैं जो अपना डिपॉज़िट अकाउंट चला रहे हैं। सो डिपॉज़िट अकाउंट में उनकी ट्रांज़ैक्शन पैटर्न भी है। ठीक है। सो उसको हमने एनालाइज़ करके उनको लोन एक्सटेंड करना शुरू किए डिजिटली, कि यार ये इससे आइडिया हो जाता है कि वो कितना कारोबार कर रहा है, उसका टर्नओवर कितना है और उसकी रिक्वायरमेंट कितनी बनती है। सो ये डिफरेंट चीज़ों से फिर और भी बहुत से तरीके होते हैं। प्रॉक्सी का वर्ड मैंने यूज़ किया, जैसे बिजली के बिल होते हैं, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, सो उसका बिजली का यूटिलिटी के बिल आपको आइडिया दे देते हैं कि इतनी बिजली कंज्यूम कर रहा है तो इतना तो चीज़ें बना रहा होगा और इतना बेच रहा होगा। सो ये इंडिकेटर्स यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि जैसे मैंने बताया बैंक्स शाय अवे, बिकॉज इतनी मेहनत कॉर्पोरेट में नहीं करनी पड़ती आपको। सो वहाँ पे आसानी से हो जाता है ये काम। और जो लोन होता है वो कोलैटरल के साथ होता है, मिसाल के तौर पे कि अगर एक एसएमई है उसके पास मोस्ट लाइकली ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई फैक्ट्री उसके नाम पे होगी, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या कोई ऐसी चीज़ें, तो वो कोलैटरल क्या देते हैं? मतलब हाउ डज जेएस बैंक प्रोटेक्ट इटसेल्फ? अच्छा, देखिए कोलैटरल दो तरीके ना। कोलैटरल जो है वो क्रेडिट की उसमें तो जब आप लोन दे रहे होते हैं किसी को, तो कोलैटरल बेसिकली एक सेकेंडरी फॉल बैक होता है। प्राइमरी फॉल बैक जो होता है वो कैश फ्लोज होते हैं, ठीक है। कि आपने उसको असेस करना है कारोबार ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, और ये पैसे हमारे जो लोन ले रहा है वो डाल के
वापस कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, ये प्राइमरी काम है। अच्छा, ओवर द ईयर्स हुआ ये कि बैंकर्स ने आसानी का रास्ता ढूंढा है कि कोलैटरल अच्छा ले लो, कैश फ्लो असेस करना छोड़ो, नहीं भी होगा तो हम हमारे पास कोलैटरल तो है ना, फॉल बैक है, बेच के कुछ कर लेंगे। सो वो कोलैटरल के बगैर भी लेंडिंग होती है। मैं आपको बताऊं, अभी स्टेट बैंक ने कोई 3 साल पहले एक साफ के नाम से एक स्कीम शुरू की थी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, अप टू 10 मिलियन बगैर किसी कोलैटरल के लोन देते थे। हमने कोई उसके बीच में कोई 6.5 अरब की फंडिंग की। ठीक है। 6.5 बिलियन रुपीज़ वर गिवन टू SMEs बगैर कोलैटरल के थे। और उसमें हालांकि स्टेट बैंक की गारंटी भी है जो कवर करती है लॉस को, बट हमारे पास उसमें डिफ़ॉल्ट रेट बहुत कम है बिकॉज वी वर एबल टू असेस द कैश फ्लो ऑफ द बोरोवर प्रॉपरली। सो इसलिए वहाँ पे अच्छा चलता है वो लोन। यही चीज़ रिटेल सेक्टर में आ सकती है, मतलब रिटेल बैंकिंग इज सॉर्ट ऑफ टेकिंग ऑफ नाउ एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल, जिस तरह इन द US और द UK और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बहुत कॉमन है, किसी ने डिफरेंट किस्म के लोन्स लिए हुए होते हैं, डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स लिए होते हैं, सम फॉर बिजनेस, सम फॉर कार, हाउस, व्हाटएवर इट माइट बी। ये चीज़ें क्या रिटेल सेक्टर में भी आ सकती हैं? रिटेल में होता है ना, हम लोग करते हैं, बट देखें फिर वही फ़र्क ये है कि रिटेल में अब जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारा रिटेल में वही वाला चक्कर है कि बैंक्स आर शाई अवे ऑफ टेकिंग रिस्क्स, और उसमें मेहनत करनी पड़ती है रिटेल में एक्सपोजर बढ़ाने के लिए। ये बल्कि अभी हमारी एक रिटेल की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, रिटेल रीसेट, तो उसमें मैंने बड़ा एक मेरे से यही बातचीत हो रही थी उस पर, सो एज अ पार्ट ऑफ द पैनल। तो उसमें मेरा जो एक असेसमेंट थी ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की, वो ये थी कि वी आर स्टक इन अ 10x10 डिलेमा। अब 10x10 डिलेमा क्या है? दिस इज़ लाइक ओवरऑल, एक तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट साइड है बैंकों की, जिसमें गवर्नमेंट के पेपर को ख़रीदना और बेचना, जो टी बिल्स और PIBs हैं, ये बहुत ज़्यादा होती है। अब वो दैट इज़ टू सम एक्सटेंट ईजी एंड लो रिस्क मनी, ठीक है। ऑब्वियसली उसमें स्प्रेड थोड़ा आपका कम होता है, बट काम कोई नहीं करना पड़ता, तो इसलिए आसान काम है। तो वो दैट्स बेसिकली अ लो हैंगिंग फ्रूट, तो सारे वो कर रहे होते हैं। इसी वजह से ओवरऑल जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट है, वो टोटल क्रेडिट का 10% और 12% के करीब है, 10 ट्रिलियन के करीब। अच्छा, अब जो कंज्यूमर है वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें कंज्यूमर को असेस करना और फिर डॉक्यूमेंटेशन जिस इकोनॉमी में नहीं होती। तो कंज्यूमर जो है दैट इज़ ऑल्सो 10% ऑफ प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट, मतलब वो 1 ट्रिलियन का तकरीबन 900 बिलियन के ऊपर है। सो 10x10 के चक्कर में से जब तक बैंकिंग सेक्टर नहीं निकलेगा ना, तब तक ये इसी तरह नंबर्स रहेंगे। आपको मतलब इस मुल्क में 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, आपको आइडिया है, कुछ बता सकते हैं कितना क्रेडिट कार्ड होगा? 2 मिलियन के करीब क्रेडिट कार्ड्स हैं सिर्फ। 2 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स हैं, जिनमें से मेरा ख्याल है यूनिक कार्ड्स वुड बी नॉट मोर देन 1 मिलियन, मतलब एक बंदे के पास 2-3 क्रेडिट कार्ड्स हो सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। सो वो 1 मिलियन से ज़्यादा नहीं है। 250 मिलियन की पॉपुलेशन में क्रेडिट कार्ड्स 1 मिलियन होना, यूनिक क्रेडिट कार्ड्स, पैथेटिक। इसकी वजह क्या है? इज इट अ कल्चरल थिंग? इज इट जस्ट दैट पीपल डोंट वांट टू हैव वन, या इज इट आल्सो कि आप मतलब इट्स नॉट इजी टू गेट अ क्रेडिट कार्ड? इतना लो तो नहीं हो सकता। नहीं है ना, ये तो डॉक्यूमेंट है, आप कह रहे तो आई बिलीव यू। नहीं, मेरी नहीं, आप स्टेट बैंक के स्टेटिस्टिक्स भी देख लीजिएगा, इतना ही है। लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो इसलिए देखें, एक तो बैंक्स वही है ना, रिस्क अवर्स होते हैं ना, रिस्क नहीं, बिकॉज दिस इज एन अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ बेहतर ये होना शुरू हो गई है, हमारे पास जो क्रेडिट ब्यूरोज हैं ना, एक तो स्टेट बैंक का क्रेडिट ब्यूरो है, प्राइवेट सेक्टर में भी क्रेडिट ब्यूरोज बन गए हैं। अच्छा, अभी आपने शायद सुना होगा नैनो लोन्स बहुत ज़्यादा आप देते हैं, ये जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स होते थे, या टेलकोज ने जो बैंक्स लिए थे वो, सो वो टेलको के प्लेटफॉर्म से वो एल्गोरिदम्स बना के नैनो लोन्स देते हैं, बहुत छोटे छोटे, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 3-3 हज़ार का लोन। अच्छा, ये लोन जो है चाहे 3 हज़ार का हो चाहे 2 हज़ार का हो, ये लोन रिपोर्ट होता है किसी एक क्रेडिट ब्यूरो को। अच्छा, अच्छी चीज़ ये हो रही है, ये तकरीबन 9 लाख 8 लाख मिलियन लोन्स हर महीने डिसबर्स हो रहे हैं, ठीक है, और ये रिवॉल्विंग बेसिस पे होते जाते हैं, और इनकी रिपोर्टिंग होती है क्रेडिट ब्यूरो की। उससे हो क्या रहा है कि हिस्ट्री बन रही है एक आम आदमी की भी, जो कि पहले नहीं होती थी, ठीक है ना। अमेरिका की आपने मिसाल दी और यूरोप की मिसाल दी, वहाँ पे क्रेडिट रिपोर्ट होती है हर बंदे की, क्रेडिट स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर होता है। सो वो क्रेडिट स्कोर इसी तरह बनता है बिकॉज पीपल आर यूजिंग कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स।
सो पाकिस्तान में अब वो डेवलप होना शुरू हुआ है। सो ये बढ़ जाएगा, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बढ़ेगा। और अभी इसलिए कम है बिकॉज अगेन हम लोग चाह रहे होते हैं कि रिस्क अपना कम करें, ठीक है, एज बैंकर्स, और रिटर्न मैक्सिमाइज करें। तो उसमें जो बेस्ट पॉसिबल होता है लो रिस्क, या उसको ज़्यादा फोकस करते हैं। आप लोग ये वाला बैलेंस कैसे रखते हैं? आपने भी बात की कि पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे क्रेडिट कार्ड्स कम हैं, ये चीज़ें कम हैं, लेकिन एक डिजिटल फर्स्ट स्ट्रैटेजी फ्रॉम व्हाट आई कैन टेल आप लोगों की है, लेकिन एक ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल नॉट एज टेक सेवी और मे बी एज ट्रस्टवर्दी। उनको टेक्नोलॉजी से ट्रस्ट करना मुश्किल लगता है। आपने अभी खुद बात की कि इतने कम क्रेडिट कार्ड्स, इतने कम बैंक अकाउंट्स, तो उन लोगों को अभी भी अपने बैंकर के पास जाना, उनको शौक है जाके चेक करना कि कितने पैसे हैं। तो ये स्ट्रेटजी मूविंग फॉरवर्ड कैसे आप एक बैलेंस लाते हैं? अच्छा, वैसे मैंने थोड़ा सा आपको, मैं यहाँ पे वो करेक्ट तो नहीं, मेरा ख्याल है मैं वो प्रॉपरली बता नहीं सका। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ी है पिछले 10-12 सालों में ना। पहले 11% जो अकाउंट्स होते थे वो अब 60% से ऊपर चले गए हैं। सो एक तो वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि लोग जाना नहीं चाहते, वो थोड़ा बेहतर हुआ है। ठीक है। इसी तरह ये नैनो लेंडिंग की वजह से जो क्रेडिट की डॉक्यूमेंटेशन है और लोगों की जो क्रेडिट स्कोर है वो बनना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज दीज प्राइवेट क्रेडिट ब्यूरोज आर सिटिंग ऑन वेरी रिच डेटा विच वी हैव नॉट इवन एक्सप्लोर्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो आई थिंक वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें डेवलप होकर निकलेंगी फ्यूचर में। दूसरा ये है कि ब्रांच और उसका डिजिटल फर्स्ट की आपने बात की। अच्छा देखिए, 10-12 साल पहले जो है ना, बहुत से बैंकों ने ये सोच लिया था कि शायद ब्रांचेस ख़त्म हो जाएंगी, बैंक ब्रिक एंड मॉर्टर वुड एक्चुअली branchless सीज banking टू एग्जिस्ट, ब्रांचलेस ही होगा। आई थिंक उसका वो है उसका एलिमेंट, बट कुछ पाकिस्तान की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ऐसा है, जैसे मैंने बताया, इनफॉर्मल बहुत है। बिल्कुल, और कैश So, बहुत है। हाँ, अब देखिए 1.3 एक ज़माने में बिलियन ट्रांजैक्शंस होती थी डिजिटल चैनल्स के ऊपर टोटल। अब वो वॉल्यूम चला गया 6 बिलियन से ऊपर ट्रांजैक्शंस का, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। अच्छा, दूसरी साइड पे जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ पीकेआर, वो अभी भी 80% जो है वो ब्रांच के काउंटर से हो रही है। ठीक है ना। तो हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर, वो जो मैंने बात की थी ना, कैश, बिल्कुल 30% आपका जो M2 है वो कैश है अभी भी। सो वो जब तक कम नहीं होगा, अब वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है, बिकॉज वो टैक्स की वजह से लोग वो उसको अवॉइड कर रहे होते हैं। टैक्स नेट में लाने के भी आई एम श्योर वो काफ़ी एफर्ट्स होती हैं। अब गवर्नमेंट फिर एफर्ट डाल रही है कि लोगों को टैक्स नेट में लाएं, इंसेंटिवाइज भी करते हैं। जैसे आपको अभी आप रेस्टोरेंट्स पे जाते होगे तो बिल्कुल चीपर ऑन द कार्ड। चीपर ऑन द कार्ड जो, बिल्कुल। एंड एक्सपेंसिव ऑन द, बिकॉज उसको सेल्स टैक्स का वहाँ पे एडवांटेज है। बट अगेन दैट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ये तो हम बैठे हुए ना बड़े शहरों में, आप पॉस पे पेमेंट कर रहे होते हैं, अभी भी बाहर के एरियाज़ में, फाफलंग एरियाज़ में, कैश इज़ द किंग। वो कैश पे ट्रांजैक्शन हो रही होती है। सो ये जब तक ये फॉर्मल सेक्टर आपका बढ़ेगा नहीं, ये चीज़ें स्लो होंगी और ब्रांचेस की ज़रूरत तो रहेगी आपको। सो हमें वो एक जो होता था ना आइदर और वाला तो चक्कर नहीं है। It's like, branch is going to be there, but banks who are not going to go for digital, they would be left far behind. But I think, अब सारों को realization है। अब डिजिटल में हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे कोई जितना भी कस्टमर है, 80% of the customers now basically use digital channels. They don't need to come to the branch. They have WhatsApp banking, वो WhatsApp से कर लेते हैं। They have our mobile app. They can do that, do transactions over the mobile app. They can do internet banking transactions. So ये चैनल सारों को देने पड़ रहे हैं, और इसकी जो अडेप्शन है वो दैट्स वेरी प्रीटी फास्ट पेस्ड। कैश की आपने बात की, तो मैं जो मिसाल के तौर पे किसी से बात कर रहा था अभी रिसेंटली, व्हेन आई लिव्ड इन चाइना, तो उधर उस ज़माने में, दिस इज़ 2012 और 13, वीचैट था। वीचैट था, लेकिन उस टाइम पेमेंट थी हाँ। नहीं, उस टाइम सिर्फ कैश थी। हाँ। आप कहीं जाएं डेबिट कार्ड के साथ, इट वाज पाकिस्तान की तरह था। अच्छा, इनफैक्ट हाँ, हाँ। राइट, करंट पाकिस्तान जैसा नहीं, शायद 5-6 साल पहले वाला पाकिस्तान, क्योंकि करंट पाकिस्तान में भी मोस्ट प्लेसेस एक कार्ड चली जाता है, एटलीस्ट इन दी अर्बन सेक्टर्स। तो चाइना में, इन बीजिंग और इवन इन शंघाई, वहाँ पे भी कैश इकोनॉमी थी हाँ, कंप्लीट। दिस इज नॉट दैट लॉन्ग अगो, मैं हाँ, 2012 की 2012 बात। कर रहे हैं। उसी तरीके से दुबई में बहुत जाता हूँ। दुबई में अब ऐसा फील होता है कि अगर आप कैश निकाल के उनको दो,
इवन एट अ शॉप, एट अ रेस्टोरेंट, एनीवेयर, वो आपको वापस कर देते हैं कि इससे मैंने करना क्या है, कार्ड पे पैसे दो। लेकिन वो जंप बहुत तेज आई थी एकदम से। लास्ट फ्यू टाइम्स आई वेंट टू चाइना इन कंपैरिजन टू बिफोर, यूएई में तो कैश है ही नहीं, द यूनाइटेड किंगडम में कैश है ही नहीं, इट्स ऑल नाउ हम्म इधर एप्पल पे और सम फॉर्म ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। इट्स सो क्विक दैट मतलब इट साउंड्स इम्पॉसिबल आज हम बात ऐसे करते हैं जिस तरह मुझे भी ऐसे लगता है कि कैश कैसे कैश नहीं होगी, लेकिन देन एकदम से आप देखते हैं इतनी बड़ी चेंजेस इन अदर कंट्रीज। कुड वी सी दैट काइंड ऑफ चेंज इन पाकिस्तान? अच्छा, अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखो ना तो वो चेंज आ रहा है, सही। पेस उसका थोड़ा स्लो है, बट वो चेंज आ रहा है। वो जो आप बात बता रहे हैं ना कि वो 10 साल 12 साल में ख़त्म हो जाएगा, आई एम नॉट टू श्योर, इट्स एनीबडीज गेस, बिकॉज दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड, दिस चेंज इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। जितनी तेज़ पेस पे वो होगी उतनी जल्दी ये चेंज आएगा। अभी भी आप अगर जाएं होलसेल मार्केट्स में तो वहाँ पे तो सारी ट्रांजैक्शन कैश पे होती है। मतलब आप जोडिया बाज़ार चले जाएं कराची के, इधर बिल्कुल। लाहौर में शाह आलम मार्केट चले जाएं, या सो वहाँ पे तो कैश की Is king. ट्रांजैक्शन, असल कहानी वहाँ पे है। जो क्वांटम होता है ना ये रिटेल की ट्रांजैक्शन का, वो क्वांटम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है, बट वैल्यू में वो कम होती है। बिल्कुल। सो असल जो वैल्यू है जो ट्रांजैक्शंस की, वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस 10-15% ही होगा, बट वो 80% ऑफ द Because the इकोनॉमी big है। transactions are in cash. सो वो जब फॉर्मल होंगी तब आपको ये चेंज नजर आएगा। सो ये एक सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट है इसके बीच में, जो इनफॉर्मल सेक्टर है इकोनॉमी का। And are banks using technology? आजकल AI बड़ा buzzword बना हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीजें buzzwords बनी हुई। I don't know if they can help, क्योंकि formalizing the economy तो more government का काम है, हाँ। right? But in other ways, can it be used maybe for a credit score? Can it be used for other things? मतलब technology with the rate that it's advancing, where can that benefit a bank like JS Bank, for example? हाँ, ये भी अच्छी आपने बात की। देखिए ये पाकिस्तान में बैंक्स जो है ना, वो जिस तरह उनको आसान काम करने की ज़्यादा आदत थी, वही गवर्नमेंट पेपर में पैसा डाला, पैसा बना लिया, प्रॉफिट आ गया। सो अब जो है एक अप्रोच होती थी प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच। प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच क्या है कि यार वो फलाने ने ऑटो लोन्स किया दूसरे उस बैंक ने, हम भी कर देते हैं। अच्छा, ये नहीं देखना कि नीड है कि नहीं है। अच्छा, फलाना बैंक मॉर्गेजेस कर रहा है, हम भी कर देते हैं। वो क्रेडिट कार्ड कर रहा है, हम भी करेंगे। सो इट वाज मोर ऑफ अ बैंड वैगन इफेक्ट। एवरीबडी वांटेड टू जंप ऑन टू द बैंड वैगन, वो सक्सेस देख के कि उसने इसमें ये Replicate कर कर लिया, रहे हम भी कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा वो चेंज होना शुरू हो गया। नाउ इट्स मोर कस्टमर सेंट्रिक, ठीक है ना। अब वो नहीं है कि मैं अगर किसी ने ऐप अगर निकाली है एक बैंक ने, तो मैं सोचूंगा कि ये होगी और इसके बाद मुझे निकालनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स द कस्टमर नीड्स इट, ठीक है। सो वो कस्टमर की नीड के ऊपर जब काम होगा तो वो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच आएगी और वो प्रोडक्ट्स हम उस तरह से बनाना शुरू करेंगे। ये जो आप बात करें ना एआई का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, अच्छा मिसाल मैं दे सकता हूँ, छोटी छोटी हमारे पास भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। जैसे मैंने आपको एसएमई वाला बताया था, जी। सो इट्स प्रीटी नीड बेस्ड और एआई ड्रिवन इन द सेंस। बड़ा बेसिक किस्म का एल्गोरिदम भी क्या था, एनालिटिक्स ज़्यादा थे उसके बीच में, कि हमने देखा कि ये डिपॉजिटर का पैटर्न क्या है ट्रांजैक्शन का, हमारे पास ही है और हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। इट्स अ कस्टमर विच इज़ बेसिकली बैंकिंग विद मी, बट मैंने कभी उसको अकाउंट साइड पे तो वो मेरे साथ बैंक कर रहा है, मैंने उसको बोरोइंग साइड पे देखा ही नहीं एज अ कस्टमर कभी। सो हमने उसकी एनालाइज की 10-15 हज़ार कस्टमर को, उनमें से फिर हमने सेलेक्ट किए कि यार ये कस्टमर्स हैं बेस्ड ऑन देयर टर्नओवर, बेस्ड ऑन देयर ट्रांजैक्शन पैटर्न, बिहेवियर, कि यार इसको हम इतना लोन दे सकते हैं। जब उनसे बात की उन्होंने कहा हमें चाहिए, एंड दैट वाज समथिंग दैट वी डिड डिजिटली। ठीक है। सो ये बहुत छोटे स्केल की मैंने आपको मिसाल दी, बट दिस इज समथिंग विच इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग इन द बैंकिंग सेक्टर। तो ये इन पे काम हो रहा है चीज़ों में, बट ऑब्वियसली हम उतने एडवांस उस पर नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर रहे इसको। सो दिस इज़ गोइंग टू ग्रो फर्दर इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। एक अजीब सा सवाल है, अगर अजीब आप अगर आप लोग ये टेक्नोलॉजी, लेट्स से आप एक नई स्ट्रेटजी बनाते हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की ना कि देयर इज अ लॉट ऑफ मी टू, लाइक आप वो कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं वो। When you come up with something like this, can you patent it? Do you have an IP for it? मिसाल के तौर पे लाइक आपने एक नया तरीका ढूंढा SMEs को पैसे देने का, वो तरीका is light years ahead of the market. What's to stop the market from just copying you?
अच्छा, वो एंट्री बैरियर्स जो है ना, पाकिस्तान में आप उस तरह की चीज़ें कर नहीं सकते, ज़रा मुश्किल काम है। देखिए वो होता क्या है, आईपी तो आप करवा लेते हैं चीज़ों को, प्रोडक्ट को भी करवा लिया, बट आप प्रोडक्ट का उसका जो जेनेरिक फॉर्म है ना, उसको नहीं करा सकते। आप ब्रांड को आईपी करा सकते हैं ना, कि मतलब मैंने अगर लेट्स से एक ऑटो लोन किया है, सो आई कांट स्टॉप द मार्केट फ्रॉम डूइंग अ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट। मैं अपना ब्रांड नहीं उसको, मतलब मैंने अपना नाम रखा है ऑटो लोन का गाड़ी का कर्जा कुछ भी, ठीक है अब वो मैंने, अब ये नाम वो नहीं रख सकता, बट ये तो नहीं मैं कह सकता था कि मार्केट वो में ये कि यार चीज़ ये ना आप करो, बिल्कुल। लैंडिंग ये वाली नहीं बट कर व्हाट अबाउट सकते। लाइक द एआई बिट ऑफ इट, एआई भी आप देखिए, वो आप इस तरह की आईपीज एक तो हो भी नहीं सकते पाकिस्तान में। अच्छा, अगर किसी लेवल पे हो भी जाए तो उनको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, ठीक है ना। सो वो मेरा ख्याल है वो तो अच्छी चीज़ है भी नहीं इस किस्म की प्रोडक्ट्स के ऊपर, बिकॉज उसमें कस्टमर वुड बी द लूजर, ठीक है ना। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा फायदा किसका होगा, कस्टमर का कस्टमर होगा। सो कंज्यूमर शुड बेनिफिट एट द एंड ऑफ द डे। सो आई थिंक वो तो मैं उसका ना इतना बड़ा प्रोपोनेंट हूँ और ना होना चाहिए, बट ये है कि उससे कंपटीशन जब आता है तो लोग खुद ही करना शुरू कर देते हैं ना। अब देखें ये ऐप्स और ये व्हाट्सएप बैंकिंग आज से 5-6 साल पहले तो नहीं थी ना पाकिस्तान में, बिल्कुल। और किसी ने फोर्स भी नहीं किया किसी को कि आप करें, खुद ही किया बिकॉज कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, हम्म, ठीक है ना। तो ये आई थिंक जहाँ पे हम अभी भी इतनी एफर्ट नहीं डाल रहे वो लाइफ साइकिल बैंकिंग है। लाइफ साइकिल नीड हम डिटर्मिन नहीं करते लोगों की। व्हाट इज लाइफ साइकिल बैंकिंग? लाइफ साइकिल बैंकिंग होती है कि आप जैसे स्टूडेंट हैं, ठीक है। स्टूडेंट की स्टेज पे मैंने उसको कुछ कार्ड दे दिया, क्रेडिट कार्ड दे दिया, कोई उसकी फ़ी के लिए कुछ दे दिया प्रोडक्ट, उसका एक अकाउंट भी खोल दिया, उसको वहाँ से मैं बैंकिंग में ले आया। अब उसके बाद स्टूडेंट है, उसने ग्रेजुएट करके जाना है, उसकी नीड्स बढ़ेंगी, उसने नौकरी पे जाएगा, नौकरी करना शुरू करेगा तो उसको बाइक या गाड़ी चाहिए होगी, तो मैं गाड़ी या बाइक फाइनेंस करूँ, ठीक है। फिर उसकी शादी होगी, उसको शादी के बाद जो है उसको घर या अपार्टमेंट चाहिए, मैं उसको फाइनेंस करूँ। जिस तरह के बाहर की डेवलप्ड मुल्कों की मार्केट में होता है, या फिर कुछ उसने बिज़नेस करना है ग्रेजुएट करने के बाद, तो मैं उसको फाइनेंस करूँ। सो आई थिंक वो अभी तक हमारी मार्केट में लैक करता है। ठीक है। सो बैंकिंग अभी वो लाइफ साइकिल नीड्स के ऊपर गई नहीं है। जब वो जाएगी तो द लेवल ऑफ सर्विस वुड इम्प्रूव, द प्रोडक्ट्स suite would be further enriched, और competitive भी हो जाएगा ज़्यादा। और मैक्रो लेवल पे अगर मैं आपसे पूछूं, आपने भी बात की ना लाइफ साइकिल की, पाकिस्तान की इकोनॉमी के फ्यूचर में कितना ज़रूरी रोल एसएमईज प्ले करेंगी? आप लोग आई बिलीव यू आर डबलिंग डाउन ऑन दैट एज वेल, लेकिन बिफोर आई गेट टू दैट मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान जैसी मार्केट्स देखें, सम पीपल कंपेयर अस टू इंडोनेशिया, सम पीपल कंपेयर अस टू डिफरेंट प्लेसेस, एसएमईज और स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस का कितना रोल होता है, या इज इट जस्ट द लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस दैट सॉर्ट ऑफ लिफ्ट द एंटायर इकोनॉमी? नहीं, SMEs आर फुली इंटीग्रेटेड इनटू द इकोनॉमिक इकोसिस्टम। ऐसे नहीं है कि उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो सकता है। कॉर्पोरेट्स जो हैं वो भी बहुत से रिलाय करते हैं SMEs के ऊपर। आपका इतना बड़ा ऑटो सेक्टर है जो गाड़ियाँ भी बनाता है, गाड़ियाँ असेंबल करता है, उसके बाद मोटरसाइकिल्स बनती हैं, इनके पार्ट्स डिफरेंट छोटे छोटे SMEs ही बना के देते हैं। फिर आपकी जो बहुत सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें बहुत सारे SMEs एंगेज हैं इनडायरेक्टली, जो डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, बट वो, अब आपने कभी सियालकोट में फुटबॉल बनते देखा हो, बिल्कुल। तो वो उसकी स्टिचिंग वगैरह वो लोगों के घरों में भी हो रही होती है उस स्केल पे। सो छोटे छोटे स्टिचिंग यूनिट्स बने हुए होते हैं, इसी तरह सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं वहाँ पे। वो फोर्जिंग की बहुत छोटी छोटी शॉप्स होती हैं जहाँ से फोर्ज हो रहे होते हैं, पॉलिशिंग की छोटी शॉप्स होती हैं। सो SMEs जो है वो उनको इंटरमीडिएट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होती हैं, या कंपोनेंट बना के दे रही होती हैं, या उसको प्रोसेस करके दे रही होती हैं। सो अभी भी जो रफ एस्टिमेट्स हैं उनके मुताबिक तो 40-45% ऑफ योर GDP इज़ मैन्युफैक्चरिंग GDP कम्स फ्रॉम SMEs। और एक्सपोर्ट में भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दे कंट्रीब्यूट ओवर 20% 25% इन दी एक्सपोर्ट्स। सो उनको आप जब तक डेवलप नहीं करेंगे, आपका ऊपर का सेक्टर भी डेवलप नहीं होगा। इसी तरह अभी देखें काफ़ी बैंकों ने, हमने भी एक्सप्लोर की डिफरेंट चीज़ें। सो वी हैव स्टार्टेड सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, ओके। जो बेसिकली आप डिफरेंट वेंडर्स और सप्लायर्स को फंड करते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड डूइंग दैट, एंड दैट्स बेसिकली थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो दैट्स अ डिजिटली डिलीवर्ड प्रोडक्ट। उसमें उसकी बंदे की असेसमेंट होती है, और उसके बाद द होल प्रोसेस इज सीमलेस एंड डिजिटल। सो आई थिंक अदर बैंक्स आर ऑल्सो डूइंग इट। सो डेवलपमेंट उस साइड पे भी हो रही है, और SMEs ऑब्वियसली दे गो हैंड इन ग्लव। वो कॉर्पोरेट उसके बगैर
नहीं हो सकता। मेक सेंस। अगर आप बड़े कॉर्पोरेट्स को भी देखें ना, तो उनके बहुत सी चीज़ें, जैसे आप इवन एफएमसीजी में देख लें, तो बेसिक प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं, बट वो बहुत सी प्लास्टिक की चीज़ें ले रहे होंगे एसएमई से, पैकेजिंग का मटेरियल ले रहे होंगे एसएमई से। सो ये सारा, और ये उनकी सप्लाई चेन में आगे भी फॉरवर्ड लिंकेजेस भी होते हैं। उसकी रिटेल जो है, अगर रिटेल आउटलेट नहीं होगा तो उसकी सामान बिकेगा कहाँ पे? तो वो भी एसएमई है जो बिल्कुल। रिटेल आउटलेट बैठा हुआ है। सो आई थिंक वो इंटीग्रेशन है, और फर्दर होगी जब लोगों को ये टैक्स का डर खत्म होगा। अभी वो डर ज़्यादा है लोगों का, डिस्क्लोजर्स नहीं होते इस लेवल पे, तो इसलिए वो फॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं आपको नज़र आ रहे होते। और कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह की आपने भी बात की, लेट से मैं एक ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं वन ऑफ द बिगर प्लेयर्स के साथ काम कर रहा हूँ। जी, Does that facilitate into the kind of loans they're able to get if I have a 3 invoice financing होती है higher, इस तरह की चीज़ें? यहाँ पे वही हम जो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग है उसमें इनवॉइस फाइनेंसिंग भी है, डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग, ये सारी चीज़ें बैंक सब कर रहे हैं। मैंने जो मिसाल दी हमने किया है वो इसी तरह ही है। और उसमें देखें होती है कि आपको कोलैटरल डायरेक्टली अलग से कोई नहीं लेना पड़ता। आपके पास अश्योरेंस आ जाती है कि यार ये अगर सप्लाई कर रहा है किसी एक बड़े ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को, इनको OEMs कहते हैं, जो बड़े आपके प्लेयर्स हैं ना ऑटोज़ के, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, तो फिर हमारे भी कुछ क्लाइंट्स हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, उस वाले का क्यों लिया और हमारा क्यों नहीं लिया। तो सो OEMs को आप सप्लाई करते हैं तो वो अश्योरेंस आ जाती है कि यार ये अच्छा OEM है, ये 50 दिन में, 40 दिन में, 60 दिन में पेमेंट कर देता है, तो उसको डिस्काउंट करते हैं जब आपके पास बैंक के पास अश्योरेंस हो कि यार ये सामान जो है इन्होंने रिसीव कर लिया और इसकी पेमेंट दे आर गोइंग टू मेक इन द नेक्स्ट 40 days. 40 days, 60 days, whatever is the credit period. So I think this is something which is happening. हमने digitally किया है, बाकी banks भी कर रहे हैं, that I know. And how important do you think this is to an economy's growth? मतलब मैं I have a small business और businesses myself, और मुझे अक्सर लगता है कि access to capital का बड़ा issue होता है, finance, right? So आपने एक project करना है, आपको short term में financing चाहिए है, या आप मिसाल के तौर पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हैं और फिर आपको लोन शार्क्स और सोर्ट्स के पास जाना पड़ता है या इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती है। इट्स नॉट एन ईजी मार्केट। आपको लगता है कि अगर जिस तरीके की इंसेंटिव्स अभी JS बैंक ले रहा है टू डबल डाउन ऑन द SMEs, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस टू पाकिस्तान? नहीं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, बात यही है कि होता क्या, जो आप बात बता रहे हैं, अब एक बंदे ने, एक वेंडर है या सप्लायर है, उसने एक बड़ी कॉर्पोरेट को एक चीज़ दे दी, लेट्स से उसकी वैल्यू X थी, अब वो उसने दे दी तो उसके पास उसका काम तो चल रहा है ना, मतलब उसके पास फर्दर ऑर्डर्स भी हैं, और हो सकता है उसके पास और भी OEMs हों या और लोग भी हों जो उससे चीज़ें खरीद रहे हों। अब वो उसने सामान जो दिया है, अब उसके पास उसने ब्रिज कैसे करना है उसको, क्योंकि पेमेंट तो आएगी 40 दिन बाद या 60 दिन बाद, तो उसके पास तो कैश शॉर्टफॉल है ना वहाँ पे। तो वो जो उसका गैप है वो कैसे प्लग करेगा, या वो अपने किसी फैमिली मेम्बर से पैसे लेता है या फ्रेंड से लेता है, और फ्रेंड से जब लेता है, पाकिस्तान में सारे इतने समझदार हैं, कुछ ना कुछ रिटर्न मांगते हैं, ठीक है ना। सो वो अगर आप उसको एनुलाइज करें, जो उसकी एनुलाइज जो परसेंटेज रेट होता है APR जिसको बैंकिंग की ज़बान में कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। जिसको आप लोन शार्क कह रहे हैं, वो जनरली आपको शार्क भी नहीं लग रहा होता, वो आपका दोस्त यार ही होता है, दोस्त यार होता है वो एक्चुअली, लेकिन भारी पड़ता है। हाँ, भारी पड़ता है, आपको लग नहीं रहा होता है ये शार्क है, हालांकि वो होता शार्क है। आप उसको यू एंड अप पेइंग 60% 70% पर एनम। सो बैंक में जब ये काम बैंक्स करेंगे तो आपको जो गोइंग मार्केट रेट होता है वो उस पर मिलेगा, विच इज़ लाइक 7-8 times lower than the rates which is charged by informal sector. So I think that is very critical for the growth of SMEs and overall economy. अगर मैं आपसे पूछूं SMEs related ही, आपके पास तो डेटा है to analyze them, to understand them. What are the mistakes that a lot of SMEs in Pakistan are making? If I was to ask you from a finance standpoint to list 3-4 major मिस्टेक्स या कंसर्न्स जो आजकल ये देखिए, SMEs में एक तो ग्लोबली जो है ना, मोर्टेलिटी रेट इज़ वेरी हाई। स्टार्टअप्स का जैसे मोर्टेलिटी रेट होता है, वो SMEs उससे, ये स्टार्टअप तो नया वर्ड है ना, बिल्कुल, और वो डिजिटल उसमें आके और फिनटेक की स्पेस में ज़रा वो स्टार्टअप हो जाए, IT और टेक रिलेटेड जो स्टार्टअप कहते हैं। बट पॉइंट ये कि ये स्टार्टअप्स तो हमेशा से थे ना, एक नया बिजनेस इज़ अ स्टार्टअप, चाहे वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है या नहीं है। सो SMEs का ग्लोबली अगर आप देखो तो 60-70% से ज़्यादा ही मोर्टेलिटी रेट होता है। अगर कोई नया, हाँ, पहले साल में ही बंद हो जाते हैं।
भाई नए बिजनेसेस चल शुरू होते हैं, साल 1.5 साल में बंद हो जाते हैं, 60-70 ओनली 40-50% सर्वाइव। अच्छा, पाकिस्तान जैसी मुल्क में क्या मसला होता है इनको, SMEs बेसिकली दे वो ग्रोथ ट्रैप में फंस जाते हैं। जब वो ग्रोथ कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त अपने मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स नहीं इम्प्लीमेंट करते। अच्छा, वो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस ही रहते हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर्स नहीं अडॉप्ट कर रहे होते, मैनेजमेंट की जो बाकी चीज़ें होती हैं, मतलब वो अगर वो कॉम्प्लिकेटेड किस्म की मार्केट में घुस रहा है और कॉम्प्लिकेटेड किस्म की ट्रांजैक्शंस में घुस रहा है एक SME, तो उसको चाहिए कि पढ़ा लिखा फाइनेंस का एक सेटअप करे। वो करता नहीं है, वो मुंशी वाला सिस्टम ही चलता रहता है, खाते चलते रहते हैं। अच्छा, उसकी शॉर्ट टर्म में तो आपको शायद फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, बट लॉन्गर टर्म में यू सफ़र, बिकॉज वो ग्रोथ ट्रैप में आप फंस जाएंगे। आपने ग्रेजुएट करना होगा, फिर आप बैंक के पास जाएंगे, वो आपको उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर सकता। एक तो ये, दूसरा इनके पास सक्सेशन प्लानिंग का एक बड़ा इशू होता है। फैमिली ओन्ड होते हैं मेजॉरिटी बिल्कुल। SMEs। अच्छा, वो उनका ख्याल यही होता है कि बच्चा काम करेगा। अच्छा, आप वो ज़रूर करें काम, बट आप उसको स्ट्रक्चर तो मैनेजमेंट का उसमें कोई इम्प्लीमेंट करें ना, कि प्रोफेशनली उसको देख। एक स्केल के बाद ऑब्वियसली वो ओवरहेड्स बहुत छोटे स्केल पे आप वन एंटिटी कांट बेयर दैट, एंड आई एम ऑल फॉर दैट कि ठीक है, जब तक आप बहुत छोटे स्केल पे तब तक ठीक है। बट जब आपने ग्रेजुएट करना है उससे बड़े लेवल पे और बिजनेस भी आपको मिल रहा है, तो फिर आप वो स्ट्रक्चर्स लेके आएँ। हम वहाँ पे भी आर शाय ऑफ। अच्छा, फिर डॉक्यूमेंटेशन, तीसरी चीज़ हमारी वो इतनी फर्म नहीं होती, जिसकी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर इज़ वेरी रिलक्टेंट टू एक्सटेंड देयर सर्विसेज एंड फंडिंग। सो ये 3 एक चीज़ें हैं जिस पे काम करें तो बेहतर हो सकता है। और मैं आई वांट टू एंड विद दिस कि चलें, एक तो SMEs हो गए, द बैंकिंग सेक्टर, लेकिन व्हाट अबाउट पाकिस्तान? अब you've got a good lens for the finance sector, for the SME sector, for multiple sectors. हम ऑफ एयर भी अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, लेकिन हाउ डू यू सी द नेक्स्ट डेकेड फॉर पाकिस्तान? यार, डेकेड तो आपने बहुत ज़्यादा पूछ लिया मेरे से इकोनॉमी का। इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट में होता तो क्या ही बात थी। नहीं, बट देखिए यार, पाकिस्तान में जो हमें हमें जो बेसिक प्रॉब्लम्स है ना हमारे, वो तो सारों को पता है। फॉरेन डेट, डोमेस्टिक डेट, हमारे पास पैसे होते नहीं हैं और हम चीज़ें ख़रीद लेते हैं या ख़र्चा कर देते हैं। सो ये दिस इज़ लाइक, ये अगर किसी हाउस होल्ड में भी हो रहा हो तो अल्टीमेटली तो इकोनॉमिक डिज़ास्टर ही है ना, वो आप सस्टेनेबल नहीं होता। सो फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमें पब्लिक सेक्टर में भी लेके आना पड़ेगा, वहाँ पे ज़्यादा लेके आना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर से मेरा मतलब गवर्नमेंट के उसके बीच बिल्कुल। में। वो पता नहीं 24वां या 25वां तो IMF प्रोग्राम है जिसमें हम गए हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। और ये देखें, IMF प्रोग्राम्स में जाना ठीक है, आपको एक प्रॉब्लम आई, आप चले गए और उससे निकल आए। हमारा मसला ये है, निकल भी आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं उसी स्टेज पे। और ये एक चैलेंजिंग चीज़ ये हो चुकी है कि जो इसको जनरली कहते हैं बूम और बस्ट साइकिल। हमारा जो बूम बस्ट साइकिल था ना, ये पहले 10-11 साल के ऊपर होता था, कि 8-10 साल जो है वो बूम हो रहा है, इकॉनमी स्टेबल हो गई है, लगता है सब ठीक हो गया। अच्छा, वो 10 साल बाद बस्ट आता था, इकॉनमी यूज्ड टू टेक अ नोज डाइव। अच्छा, वो साइकिल छोटा होना शुरू हो गया है। वो पहले 7 साल 6 साल 7 साल पे आया, अब वो 3-3 साल के साइकिल आ गया है कि 2-3 साल अच्छे गुजरते हैं, फिर वापस नीचे नोज डाइव। सो इसको बचाने के लिए हमें मैक्रो लेवल पे बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, एक तो आपको टैक्स नेट बढ़ाना पड़ेगा, देखिए ना आप। और ये बाहर की इकोनॉमीज़ में आपको पता है ना, एक बड़ी मशहूर saying है अमेरिका में या यूरोप के बारे में, कि Death and नथिंग taxes. इज सर्टन बट टैक्स एंड डेथ। हम्म, कि भाई यहाँ मौत और टैक्स जो है ना, इसके अलावा सो हमारे यहाँ पे तो टैक्स लोग देना भी नहीं चाहते। अच्छा, बाहर लोग कहते हैं कि जी बाहर तो लोग वो इतनी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, टैक्स भाई वो नहीं भी देते ना, वो पीछे गले पे ऐसे रख के जो है ना बिल्कुल, कोई टैक्स प्यार से निकलवाते टैक्स हैं। देना नहीं चाहता। शौक वहाँ पे भी नहीं है हाँ, लोगों को टैक्स बिल्कुल। देने का, ठीक है। सो टैक्सेशन हमें करनी पड़ेगी, और उसके बगैर इकोनॉमी आपकी नहीं चल सकती। कोई गवर्नमेंट को फंड करने का और कोई तरीका नहीं है ना। सो हमारी अगर आप टैक्स रेशोज देखें इन टर्म्स ऑफ टू GDP, दैट इज़ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। मेरा ख्याल है कुछ 10-11% के ऊपर हम खड़े हुए हैं। सो इस तरह तो आपकी इकोनॉमी नहीं चल सकती ना। सो ये हमें डिसिप्लिन करना पड़ेगा।
पब्लिक सेक्टर में हमें रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ये जो अभी बल्कि इस प्रोग्राम में तो ये औरंगज़ेब साहब तो बात बता भी रहे होते हैं, कुछ मिनिस्ट्रीज़ को भी छोटा कर रहे हैं। सो आई थिंक वो भी एक रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है। और पब्लिक सेक्टर का मैंने बताया स्मेडा में काम किया, सो इट वाज़ अ प्राइवेट सॉर्ट ऑफ अ सेमी ऑटोनमस काइंड ऑफ अ बॉडी। वो टिपिकल गवर्नमेंट नहीं थी, बट आइडिया हो जाता है ना गवर्नमेंट के काम करने के तरीके से। सो वो एफिशिएंसीज लेके आनी पड़ेंगी। वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। हमारी जो यंगर जनरेशन है, मैं हमेशा कहता हूँ, बिकॉज आई हैव गॉट 2 सन्स, तो मैं हमेशा कहता हूँ ये हमसे बहुत बेहतर लोग हैं, इन द सेंस दैट दे आर वेरी अपराइट, दे स्पीक देयर हार्ट एंड माइंड। वो हमारी तरह जो है ना वो गोलमोल नहीं करते बातें। अच्छा, टेक साइड पे बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो रही हैं यहाँ पे, एंड वी आर नॉट फार बिहाइंड फ्रॉम एनी प्लेस इन द वर्ल्ड और एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो यंग जो लॉट है उसमें एनर्जी भी काफ़ी है, दे वांट टू डू न्यू थिंग्स एंड दे हैव दैट ट्रांसफॉर्मेशनल पावर कि वो जब कोई काम करते हैं तो काफ़ी ऑनेस्टली करते हैं। सो आई थिंक दैट्स बेसिकली दी सिल्वर लाइनिंग कि जिस पे यू नो विच मेक्स मी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि थिंग्स वुड इम्प्रूव इन द लॉन्गर टर्म टू मीडियम टर्म। सो विद दैट नोट आई थिंक Yeah, I think that's a good place to leave it. Thank you very much for being on the podcast, and inshallah आपसे वापस बात होगी. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.